तो दोस्तों फियर ऑफ माफिया एक अपकमिंग मूवी है 2024 या 25 में हमें ये देखने को मिल जाएगी। तो आज हम इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं, इसके प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग अपडेट के बारे में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन रॉबर्ट जेमेकिस ने किया है, जिन्होंने एरिक रोथ के साथ पटकथा लिखी है, जो रिचर्ड मैकगायर के 2014 के ग्राफिक उपन्यास पर आधारित है। 9-10 इसमें टॉम हैंक्स, रॉबिन राइट, पॉल बेटनी और केली रेली ने अभिनय किया है। 1 नवंबर 2024 को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के माध्यम से ट्राइस्टार पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज होने से पहले 25 अक्टूबर 2024 को AFI फेस्ट 11 में इसका प्रीमियर हुआ। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। आधार और कथानक। गैररेखीय शैली में बताई गई इस फिल्म की कहानी एक ही स्थान और उसके निवासियों की घटनाओं को दर्शाती है, जो सुदूर अतीत से लेकर समकालीन समय तक फैली हुई है। फिल्म के दौरान स्क्रीन को अक्सर कई पैन में विभाजित किया जाता है, जो अलग-अलग समय अवधि की घटनाओं को एक साथ प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित कथानक का रेखीय सारांश है। कहानी पृथ्वी के अतीत में शुरू होती है, जहां कैमरा जमीन के एक खास हिस्से पर केंद्रित होता है। डायनासोर इस क्षेत्र में घूमते हैं, नष्ट हो जाते हैं और हिमयुग शुरू हो जाता है। हिमयुग के खत्म होने के साथ ही जमीन फिर से हरी हो जाती है। बहुत बाद में यह क्षेत्र लेनीलेनेप लोगों का घर है। 12 और एक कहानी एक पुरुष और महिला, उनके प्रेमालाप, परिवार और अंतः महिला की मृत्यु का अनुसरण करती है। कुछ समय बाद यह क्षेत्र बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाजायज बेटे विलियम फ्रैंकलिन 1763 से 1776 तक न्यू जर्सी के अंतिम औपनिवेशिक गवर्नर की संपत्ति का हिस्सा है। 13 20वीं सदी के अंत में वह घर बनाया जाता है जो फिल्म की अधिकांश कार्रवाई का केंद्र बन जाता है। इसके पहले किराएदार जॉन हार्टर और उनकी पत्नी पॉलीन है। मिस्टर हार्टर को उड़ान का जुनून है और बाद में स्पेनिश फ्लू से उनकी मृत्यु हो जाती है। 14 बाद में इस घर में रहने वाले लोगों में बोहेमियन दंपत्ति लियो, एक आविष्कारक, और स्टेला बीकमैन, एक पिनअप मॉडल शामिल है, जो 1940 के दशक में युद्ध से पहले और उसके दौरान यहां रहते थे। लियो ने लाजेट बॉय रिक्लाइनर का आविष्कार किया और यह जोड़ा कैलिफोर्निया चला गया। फिल्म की मुख्य कहानी यंग परिवार के इर्दगिर्द घूमती है, जिसका नेतृत्व मूल रूप से अल और रोज करते हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद 1945 में घर खरीदते हैं। यंग्स घर में 3 बच्चों रिचर्ड, एलिजाबेथ और जिमी का पालन पोषण करते हैं। 18 वर्षीय रिचर्ड अपनी प्रेमिका मार्गरेट को गर्भवती कर देता है। वे शादी कर लेते हैं और वे अपनी बेटी वेनेसा को घर में पालते हैं, अंततः इसे अल और रोज से ले लेते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में रिचर्ड और मार्गरेट तलाक ले लेते हैं और रिचर्ड घर बेच देता है। बाद में रहने वालों में डेवन और हेलेन हैरिस और उनका बेटा जस्टिन शामिल हो गए। हेलेन तबाह हो जाती है जब उनकी प्यारी हाउसकीपर रेकल कोविड-19 से मर जाती है। इसके बाद डेवन और हेलेन घर भी बेच देते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में रिचर्ड मार्गरेट को, जो अब डिमेशिया से पीड़ित है, खाली घर में ले जाता है। वह उसे उस समय की याद दिलाता है जब वेनेसा, एक बच्चे के रूप में, स्कूल से एक रिबन खो गई थी, जो घर में उनके साझा जीवन की यादों को जगाती है। गालना। टॉम हैंक्स रिचर्ड यंग के रूप में 5, रॉबिन राइट मार्गरेट यंग के रूप में, रिचर्ड की पत्नी 5, पॉल बेटनी अल यंग, रोज के पति और रिचर्ड के पिता 5, केली रेली रोज यंग के रूप में, अल की पत्नी और रिचर्ड की मां 5, मिशेल डॉकरी, पॉलीन हार्टर, पॉलीन के पति जॉन हार्टर के रूप में ग्विलीम ली, ओफेलिया लोवीबॉन्ड, स्टेला बीकमैन, एक पिनअप मॉडल, डेविड फिन, लियो, एक आविष्कारक, लेस्ली जेमेकिस, एलिजाबेथ फ्रैंकलिन, लॉरेन मैकक्वीन,
युवा एलिजाबेथ के रूप में, बियू गैडसरन, किशोरी एलिजाबेथ के रूप में, जोनाथन एरिस, अर्ल हिगिंस, डैनियल बेट्स, विलियम फ्रैंकलिन, हैरी मार्कस जिमी के रूप में, एलबी साल्टर, युवा जिमी के रूप में, लिली एस्पेल, बेथनी के रूप में, जोएल ओलेट स्वदेशी व्यक्ति के रूप में, डैनी मैककलम स्वदेशी महिला के रूप में, निकोलस पिनॉक डेवोन हैरिस के रूप में 15, निक्की अमुकाबर्ड, हेलेन हैरिस, डेवोन की पत्नी, कैश वेंडरपुए, जस्टिन हैरिस, डेवोन और हेलेन के बेटे के रूप में, आन्या मार्को हैरिस राकेल के रूप में 5, मोहम्मद जॉर्ज विंस्टन, जिसा जेमेकिस, वेनेसा यंग, रिचर्ड और मार्गरेट की बेटी, डेक्सटर सोल एंसेल ड्रेस में छोटे लड़के के रूप में, स्टुअर्ट बोमन, व्यवसायी, उत्पादन, रिचर्ड मैकगायर द्वारा हियर के फिल्म रूपांतरण की घोषणा फरवरी 2022 में की गई थी, जिसमें प्लेटोन और इमेज मूवर्स निर्माता थे, एरिक रोथ पटकथा लिख रहे थे, रॉबर्ट जेमेकिस निर्देशन कर रहे थे और टॉम हैंक्स मुख्य भूमिका में थे। डेडलाइन के अनुसार 16 निवेशकों को खोजने के लिए फिल्म के अधिकारों के लिए नीलामी सीए द्वारा की जानी थी, जो हैंक्स, प्लेटोन और रोथ का प्रतिनिधित्व करता है, और डब्ल्यूएमई, जो जेमेकिस और इमेज मूवर्स का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि सभी स्टूडियो ने पैकेज चरण में फिल्म को पास कर दिया, क्योंकि यह व्यापक दर्शकों के लिए एक जोखिम भरी और कठिन फिल्म थी। मई 2022 में मिरामैक्स फाइनेंसर और अंतर्राष्ट्रीय बिक्री एजेंट के रूप में शामिल हुआ और मिरामैक्स के सहमालिक पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा फिल्म को वैश्विक स्तर पर संभालने से इनकार करने के बाद सोनी पिक्चर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए वितरण अधिकार हासिल किए। 17 निवेशक की घोषणा से पहले रॉबिन राइट को कास्ट किया गया था। सितंबर में पॉल बेटनी और केली रेली शामिल हुए। 18-19 इसके बाद फरवरी 2023 में लेस्ली जेमेकिस, 20 और अप्रैल में मिशेल डॉकरी और ग्विलिम ली शामिल हुए। 21-22 यह 1994 में फॉरेस्ट गंप की रिलीज के बाद 30 वर्षों में पहली बार हैंक्स और राइट के साथ साथ जेमेकिस, रोथ, छायाकार डॉन बर्गेस और संगीतकार एलन सिल्वेस्ट्री को फिर से साथ लाता है। 23 सितंबर 2022 में शुरू होने वाली उत्पादन योजना पाइनवुड स्टूडियो में जनवरी 2023 तक शुरू हो गई। 24 फिल्म मेटाफिजिक लाइव नामक एक नई जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करती है, जो अतिरिक्त पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग विधियों का उपयोग करने के बजाय वास्तविक समय में अभिनेताओं का चेहरा बदलने और उनकी उम्र कम करने के लिए है। 25 इसका प्रीमियर AFI फेस्ट में TCL चाइनीज थिएटर में 25 अक्टूबर 2024 को सेंटरपीस स्क्रीनिंग के रूप में हुआ था, जिस दिन जेमेकिस को अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा डायरेक्टर स्पॉटलाइट से सम्मानित किया गया था। 26 यह फिल्म 1 नवंबर 2024 को सोनी पिक्चर्स रिलीज के माध्यम से ट्राइस्टार पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली है। मूल रूप से इसका विश्व प्रीमियर लॉस एंजिल्स और न्यूयॉर्क में 15 नवंबर 2024 को होना तय था। इसके बाद 22 नवंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमित रिलीज और 27 नवंबर 2024 को व्यापक रिलीज होगी। 9 जून 2024 में सोनी पिक्चर्स ने फिल्म की व्यापक रिलीज को 15 नवंबर 2024 तक बढ़ा दिया। 3 और अगस्त में उन्होंने इसे 2 सप्ताह आगे बढ़ाकर 1 नवंबर 2024 कर दिया। 27 अन्य वितरक फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज करेंगे, जिसमें अमेजन MGM स्टूडियो यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मन भाषी यूरोप में फिल्म की रिलीज को संभालेंगे। साथ फिल्म के आधिकारिक ट्रेलर में अंग्रेजी प्रगतिशील रॉक बैंड यस के गीत आई हैव सीन ऑल गुड पीपल का रीमिक्स दिखाया गया है। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में हियर को हिटपिग और एब्सोल्यूशन के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 2647 सिनेमाघरों से लगभग $7 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। 28 यह केवल $5 मिलियन से शुरू होकर 5वें स्थान पर समाप्त हुआ। 6 29 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया।
समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 104 आलोचकों की 36% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, जबकि निर्देशक रॉबर्ट जेमेकिस को मानवतावादी कहानी कहने की ओर लौटते देखना उत्साहजनक है। यहाँ का मंचीय अभिमान और तमाशा की अधिकता इसे भावनात्मक प्रतिध्वनि से वंचित करती है। 30 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 33 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 41 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 31 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्टट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए लोगों ने फिल्म को 69% सकारात्मक स्कोर दिया, औसतन 5 में से 3 सितारों के साथ। 32 रोजरेबर्ट.com के पीटर सोबसिंस्की ने फिल्म को 4 में से 1 स्टार दिया और लिखा, यह एक ऐसा काम है जो आपको प्रभावित करने के अपने प्रयासों में इतना अधिक आकर्षक और अनारी है कि एक बिंदु ऐसा आता है जब आप खुद को यह सोचते हुए पाते हैं कि एकमात्र चीज जो जेमेकिस ने मिश्रण में नहीं डाली है, वह है अवर हाउस का एक छोटा सा अंश, और फिर वह बस यही करने के लिए आगे बढ़ता है। 33 पॉप संस्कृति लेखक नाथन राबिन ने भी फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया, इसे एक बार के महान फिल्म निर्माता की रचनात्मक गिरावट का एक और दुखद चित्रण कहा। 34 कास्ट अवे को दिसंबर में रिलीज किया गया और इसने घरेलू स्तर पर $233 मिलियन की कमाई की। 28 हैंक्स को चक नोलैंड के अपने चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्कर नामांकन मिला। 2004 में जेमेकिस ने क्रिस वैन ऑल्सबर्ग की इसी नाम की बच्चों की किताब पर आधारित द पोलर एक्सप्रेस के लिए हैंक्स के साथ फिर से काम किया। द पोलर एक्सप्रेस ने परफॉर्मेंस कैप्चर के रूप में जानी जाने वाली कंप्यूटर एनिमेशन तकनीक का उपयोग किया, जिसके तहत अभिनेताओं की हरकतों को डिजिटल रूप से कैप्चर किया जाता है और एनिमेटेड पात्रों के आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। परफॉर्मेंस कैप्चर का उपयोग करने वाली पहली प्रमुख फिल्म के रूप में द पोलर एक्सप्रेस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को यह लिखने के लिए मजबूर किया कि आलोचक और दर्शक इस फिल्म के बारे में जो भी कहें, तकनीकी दृष्टिकोण से यह एनालॉग से डिजिटल सिनेमा में क्रमिक संक्रमण में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। 29 जेमेकिस ने मॉन्स्टर हाउस 2006 के लिए एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जो एक पारिवारिक अनुकूल हॉरर कॉमेडी थी जिसमें परफॉर्मेंस कैप्चर का उपयोग किया गया था। 30 फरवरी 2007 में जेमेकिस और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के चेयरमैन डिक कुक ने सीजी निर्मित 3D फिल्मों के लिए समर्पित एक नई प्रदर्शन कैप्चर फिल्म कंपनी की योजना की घोषणा की। 31 कंपनी इमेज मूवर्स डिजिटल ने प्रदर्शन कैप्चर तकनीक का उपयोग करके फिल्में बनाई, जिसमें जेमेकिस ने अधिकांश परियोजनाओं का निर्देशन किया, जिन्हें डिज्नी ने दुनिया भर में वितरित और विपणन किया। जेमेकिस ने अपनी फिल्म बियोवुल्फ में उसी नाम की एंग्लो-सैक्सन महाकाव्य कविता को फिर से बताने के लिए प्रदर्शन कैप्चर तकनीक का फिर से इस्तेमाल किया। इसमें रे विंस्टोन, एंजेलिना जोली और एंथनी हॉपकिंस शामिल थे। नील गैमन, जिन्होंने रोजर एवरी के साथ अनुकूलन का सहलेखन किया, ने फिल्म को बियोवुल्फ किंवदंती पर एक हंसमुख हिंसक और अजीब रूप के रूप में वर्णित किया। 32 उद्योग में अपनी प्रतिष्ठा के परिणामस्वरूप जेमेकिस को 1980 के दशक की शुरुआत में काम खोजने में परेशानी हुई, हालांकि वह और गेल व्यस्त रहे। उन्होंने अन्य निर्देशकों के लिए स्क्रिप्ट लिखीं, जिनमें ब्रायन डी पाल्मा के लिए कारपूल और स्पीलबर्ग के लिए ग्रोइंग अप शामिल है। दोनों में से कोई भी नहीं बनी। एक अन्य जेमेकिस गेल प्रोजेक्ट बैक टू द फ्यूचर एक किशोर के बारे में है जो गलती से 1950 के दशक में वापस यात्रा करता है, जिसे हर प्रमुख स्टूडियो ने ठुकरा दिया था। 21 निर्देशक तब तक बेरोजगार थे जब तक माइकल डगलस ने उन्हें 1984 में रोमांसिंग द स्टोन का निर्देशन करने के लिए नहीं रखा। डगलस और कैथलीन टर्नर अभिनीत एक रोमांटिक एडवेंचर स्टोन के फ्लॉप होने की उम्मीद थी, इस हद तक कि फिल्म के रफ कट को देखने के बाद कॉन्टैक्ट 1997 के फिल्मांकन की देखरेख। रोमांसिंग द स्टोन के बाद
जेमेकिस को समयात्रा वाली उनकी पटकथा का निर्देशन करने का मौका मिला। माइकल जे फॉक्स, ली थॉम्पसन, क्रिस्पिन ग्लोवर और क्रिस्टोफर लॉयड अभिनीत 1985 की यह फिल्म रिलीज होने पर बेहद सफल रही और इसके बाद इसके 2 सीक्वल आए। 1989 में बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2 और 1990 में बैक टू द फ्यूचर पार्ट 3 के रूप में रिलीज हुए। बैक टू द फ्यूचर सीक्वल रिलीज होने से पहले जेमेकिस ने डिज्नी के साथ मिलकर एक और फिल्म का निर्देशन किया। 1940 के दशक की रहस्यमयी फिल्म हू फ्रेम्ड रोजर रैबिट, जिसमें पारंपरिक एनिमेशन और लाइव एक्शन का संयोजन था। इसका $70 मिलियन का बजट इसे उस समय तक बनी सबसे महंगी फिल्मों में से एक बना दिया। फिल्म वित्तीय और आलोचनात्मक दोनों तरह से सफल रही और इसने 3 अकादमी पुरस्कार जीते। 1990 में जब जेमेकिस से पूछा गया कि क्या वह गैरहास्य फिल्में बनाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, मैं सब कुछ करने में सक्षम होना चाहूंगा। हालांकि अभी मैं कुछ भी ऐसा करने के लिए बहुत बेचैन हूं जो वास्तव में मजेदार न हो। 1992 में जेमेकिस ने ब्लैक कॉमेडी डेथ बिकम्स हर का निर्देशन किया, जिसमें मेरिल स्ट्रीप, गोल्डी हॉर्न और ब्रूस विलिस ने अभिनय किया। हालांकि उनकी अगली फिल्म में कुछ हास्य तत्व होने वाले थे। यह जेमेकिस की नाटकीय तत्वों वाली पहली फिल्म थी और यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता भी थी। फॉरेस्ट गंप शीर्षक भूमिका में टॉम हैंक्स द्वारा अभिनीत फॉरेस्ट गंप कम आईक्यू वाले एक व्यक्ति की कहानी बताती है, जो अनजाने में 20वीं सदी की कुछ प्रमुख घटनाओं में भाग लेता है, प्यार में पड़ जाता है और इस प्रक्रिया में कई प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियों के साथ बातचीत करता है। फिल्म ने दुनिया भर में $677 मिलियन की कमाई की और 1994 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली यूएस फिल्म बन गई। इसने 6 अकादमी पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैंक्स के लिए 22, 23। 1997 में जेमेकिस ने कॉन्टैक्ट का निर्देशन किया, जो कार्ल सागन के 1985 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित एक लंबे समय से चल रही परियोजना थी। फिल्म एलेनोर एरोवे, जोडी फोस्टर पर केंद्रित है, जो मानती है कि उसने एलियंस के साथ संपर्क बना लिया है। 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने साउथ साइड एम्यूजमेंट कंपनी की स्थापना की, जो बाद में इमेज मूवर्स बन गई। 24। इसी समयावधि के दौरान जेमेकिस एचबीओ के टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट 1989 से 1996 के कार्यकारी निर्माता थे और उन्होंने 3 एपिसोड का निर्देशन किया था। बाद का कार्य 1999 वर्तमान 1999 में जेमेकिस ने यूएससी में रॉबर्ट जेमेकिस सेंटर फॉर डिजिटल आर्ट्स के लिए $5 मिलियन का दान दिया, जो 35,000 वर्ग फुट 3,300 m2 का केंद्र है। जब मार्च 2001 में सेंटर खुला, तो जेमेकिस ने अपने दोस्तों स्टीवन स्पीलबर्ग और जॉर्ज लुकास के साथ मिलकर फिल्म के भविष्य के बारे में एक पैनल में बात की। उन लोगों, स्पीलबर्ग सहित में से जो सेल्यूलाइड से चिपके रहे और डिजिटल रूप से शूटिंग के विचार को नकार दिया, जेमेकिस ने कहा, ये वही लोग हैं जो कहते रहे हैं कि एलपी सीडी से बेहतर ध्वनि देते हैं। आप इस पर तब तक बहस कर सकते हैं जब तक कि आपका चेहरा नीला न हो जाए, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो अभी भी विनाइल खरीद रहा हो। फिल्म, जैसा कि हमने पारंपरिक रूप से सोचा है, अलग होने जा रही है, लेकिन निरंतरता, कैंपफायर के आसपास कहानियां बताने की मनुष्य की इच्छा है। एकमात्र चीज जो बदलती रहती है वह है कैंपफायर। 25 रॉबर्ट जेमेकिस सेंटर वर्तमान में कई फिल्म स्कूल कक्षाओं, इंटरएक्टिव मीडिया डिवीजन के अधिकांश और ट्रोजन विजन, यूएससी के छात्र टेलीविजन स्टेशन की मेजबानी करता है, जिसे देश में नंबर 1 कॉलेज टेलीविजन स्टेशन चुना गया है। 1996 में जेमेकिस ने टॉम हैंक्स और लेखक विलियम ब्रॉयल्स जूनियर के साथ द कास्टअवे नामक एक प्रोजेक्ट विकसित करना शुरू किया था। रॉबिन्सन क्रूसो से प्रेरित कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो एक उष्णकटिबंधीय द्वीप पर फंस जाता है और एक गहन शारीरिक और आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजरता है। 26 द कास्टअवे पर काम करते समय जेमेकिस एक हिचकॉकियन थ्रिलर से भी जुड़ गए, जिसका शीर्षक था व्हाट लाइज बीनीथ,
एक विवाहित जोड़े की कहानी जो खाली घोंसले के सिंड्रोम के एक चरम मामले का अनुभव कर रहे थे, जो स्टीवन स्पीलबर्ग के एक विचार पर आधारित था। 27 क्योंकि हैंक्स के चरित्र को द कास्टअवे रिलीज के लिए कास्ट अवे का नाम बदला गया के दौरान एक नाटकीय वजन घटाने की जरूरत थी, जेमेकिस ने फैसला किया कि उन्होंने 1999 की शुरुआत में कास्ट अवे का पहला भाग शूट किया और 1999 के पतझड़ में व्हाट लाइज बीनीथ की शूटिंग की। 2000 की शुरुआत में पूर्व का काम पूरा किया। 27 जेमेकिस ने बाद में 2 फिल्मों की एक के बाद एक शूटिंग के बारे में पूछे जाने पर मजाक किया, मैं इसे किसी को भी सुझाऊंगा नहीं। 26 हैरिसन फोर्ड और मिशेल फिफर अभिनीत व्हाट लाइज बीनीथ को जुलाई 2000 में मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जिसने घरेलू स्तर पर $155 मिलियन से अधिक की कमाई की। हैंक्स और ट्विस्टर अभिनेत्री हेलेन हंट अभिनीत। रॉबर्ट ली जेमेकिस, जन्म 14 मई 1952, 3, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। वे पहली बार एक्शन एडवेंचर रोमांटिक कॉमेडी रोमांसिंग द स्टोन 1984, साइंस फिक्शन कॉमेडी बैक टू द फ्यूचर ट्रिलॉजी 1985 से 1990 और लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी हु फ्रेम्ड रोजर रैबिट 1988 के निर्देशक के रूप में लोगों के ध्यान में आए। इसके बाद उन्होंने व्यंग्यपूर्ण ब्लैक कॉमेडी डेथ बिकम्स हर 1992 का निर्देशन किया और फिर अधिक नाटकीय फिल्मों में विविधता लाई, जिसमें बेस्ट पिक्चर विजेता फिल्म फॉरेस्ट गंप 1994 शामिल है, 4 जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अकादमी पुरस्कार जीता। जेमेकिस को दृश्य प्रभावों में एक प्रवर्तक माना जाता है। 5, 6 अत्याधुनिक विशेष प्रभावों की उनकी खोज में बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2 1989 और फॉरेस्ट गंप में लाइव एक्शन फुटेज में डाले गए कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रारंभिक उपयोग, हु फ्रेम्ड रोजर रैबिट में लाइव एक्शन फुटेज में हाथ से तैयार एनिमेशन का सम्मिलन और द पोलर एक्सप्रेस 2004, बियोवुल्फ 2007, ए क्रिसमस कैरल 2009 और वेलकम टू मार्वेन 2018 में देखी गई प्रदर्शन कैप्चर तकनीकें शामिल है। उन्हें संगीतकार एलन सिल्वेस्ट्री के साथ उनके सहयोग के लिए जाना जाता है, जिनके साथ उन्होंने रोमांसिंग द स्टोन के बाद से काम किया है। डेविड थॉमसन, एक प्रमुख फिल्म समीक्षक, ने लिखा है कि किसी अन्य समकालीन निर्देशक ने विशेष प्रभावों का अधिक नाटकीय और कथात्मक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया है। प्रारंभिक जीवन। रॉबर्ट ली जेमेकिस का जन्म 14 मई 1952 को शिकागो में हुआ था। 7 वे रोजा, नी नेस्पेका, 8 और अल्फोंस जेमेकिस के बेटे थे। 9 उनके पिता लिथुआनियाई अमेरिकी थे, जबकि उनकी मां इतालवी अमेरिकी थी। 8 जेमेकिस शहर के दक्षिण की ओर पले बढ़े। 10 उन्होंने एक कैथोलिक ग्रेड स्कूल और फिंगर अकादमी हाई स्कूल में पढ़ाई की। 11 जेमेकिस ने कहा है, सच्चाई यह थी कि मेरे परिवार में कोई कला नहीं थी। मेरा मतलब है, वहाँ कोई संगीत नहीं था, कोई किताबें नहीं थीं, कोई थिएटर नहीं था। एकमात्र चीज जो मेरे लिए प्रेरणादायक थी, वह था टेलीविजन, और यह वास्तव में था। 11 बचपन में उन्हें टेलीविजन बहुत पसंद था और वे अपने माता पिता के 8 मिमी फिल्म होम मूवी कैमरे से मोहित हो गए थे। जन्मदिन और छुट्टियों जैसे पारिवारिक कार्यक्रमों को फिल्माने से शुरुआत करते हुए, उन्होंने धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ कथात्मक फिल्में बनाना शुरू किया, जिसमें स्टॉप मोशन काम और अन्य विशेष प्रभाव शामिल थे। फिल्मों का आनंद लेने के साथ साथ जेमेकिस एक उत्साही टीवी दर्शक बने रहे। उन्होंने कहा, आप टेलीविजन से जुड़ी समस्याओं के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसने मेरी जान बचाई। टेलीविजन ने जेमेकिस को उनकी ब्लू कॉलर परवरिश से बाहर की दुनिया की पहली झलक दी। 11 विशेष रूप से, उन्होंने द टुनाइट शो स्टारिंग जॉनी कार्सन के एक एपिसोड में फिल्म स्कूलों के अस्तित्व के बारे में जाना। अपने पिता के साथ बोनी और क्लाइड देखने के बाद 12 जेमेकिस ने फैसला किया कि वह फिल्म स्कूल जाना चाहते हैं। उनके माता पिता ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया, जेमेकिस ने बाद में कहा, लेकिन केवल इस अर्थ में कि वे चिंतित थे। मेरे परिवार और मेरे दोस्तों और जिस दुनिया में मैं बड़ा हुआ,
उसके लिए यह एक ऐसा सपना था जो वास्तव में असंभव था। मेरे माता पिता वहां बैठते और कहते, क्या तुम नहीं देखते कि तुम कहाँ से आए हो? तुम एक फिल्म निर्देशक नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि शायद मुझे लगा कि मुझे उनके बावजूद भी ऐसा करना था। 11 आजीविका, शिक्षा और प्रारंभिक फिल्में 1969 से 1979। जेमेकिस ने सबसे पहले डेकाल्ब, इलिनॉइस में उत्तरी इलिनॉइस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शिकागो में एनबीसी न्यूज के लिए एक फिल्म कटर के रूप में फिल्म में शुरुआती अनुभव प्राप्त किया। 13 उन्होंने अपने गृह राज्य में विज्ञापनों का संपादन भी किया। 14 जेमेकिस ने एनआईयू से लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में स्थानांतरित होने के लिए आवेदन किया और बीटल्स के एक गाने पर आधारित एक निबंध और एक संगीत वीडियो के बल पर फिल्म स्कूल में प्रवेश लिया। विश्वविद्यालय से खुद से कोई जवाब न मिलने पर जेमेकिस ने फोन किया और बताया गया कि उसे उसके औसत ग्रेड के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। उसने दूसरी तरफ के अधिकारी से भावुक दलील दी, जिसमें उसने समर स्कूल जाने और अपनी पढ़ाई में सुधार करने का वादा किया और आखिरकार स्कूल को उसे स्वीकार करने के लिए मना लिया। उस साल की शरद ऋतु में यूएससी में पहुंचने पर जेमेकिस को एक ऐसे कार्यक्रम का सामना करना पड़ा जो उनके शब्दों में हिप्पियों के एक समूह से बना था और जिसे विश्वविद्यालय द्वारा शर्मिंदगी माना जाता था। कक्षाएं कठिन थीं। प्रोफेसर लगातार इस बात पर जोर देते थे कि फिल्म व्यवसाय कितना कठिन है। जेमेकिस को याद है कि इससे उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उन्होंने शिकागो में अपने पालन पोषण से प्राप्त स्वस्थ संदेहवाद का हवाला दिया। 11 यूएससी में जेमेकिस की मुलाकात एक साथी छात्र, लेखक बॉब गेल से हुई। गेल ने बाद में याद किया, यूएससी में स्नातक छात्रों के पास बौद्धिकता का एक आवरण था, इसलिए बॉब और मैं एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए क्योंकि हम हॉलीवुड फिल्में बनाना चाहते थे। हमें फ्रेंच न्यू वेव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम क्लिंट ईस्टवुड और जेम्स बॉन्ड और वॉल्ट डिज्नी में रुचि रखते थे क्योंकि हम इसी तरह बड़े हुए थे। 15 जेमेकिस ने 1973 में यूएससी से स्नातक किया। 16 और उन्होंने और गेल ने टैंक और बोर्डेलो ऑफ ब्लर नामक अप्रकाशित पटकथाएं लिखीं, जिन्हें उन्होंने जॉन मिलियस को दिया, जिनमें से बाद में एक फिल्म बनाई गई जिसे 1996 में रिलीज किया गया। 17, 18, 19 अपनी फिल्म ए फील्ड ऑफ ऑनर के लिए यूएससी में स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड जीतने के परिणामस्वरूप 20 जेमेकिस स्टीवन स्पीलबर्ग के ध्यान में आए। स्पीलबर्ग ने कहा, वह मेरे सचिव के ठीक सामने से गुजरे और मुझे बैठाया और मुझे यह छात्र फिल्म दिखाई और मुझे लगा कि यह शानदार है। पुलिसकारों और दंगा के साथ यह सब एल्मर बर्नस्टीन के द ग्रेट एस्केप के स्कोर पर डब किया गया था। 15 स्पीलबर्ग जेमेकिस के गुरु बन गए और उनकी पहली 2 फिल्मों के कार्यकारी निर्माता बने, जिनमें से दोनों को गेल और जेमेकिस ने मिलकर लिखा था। स्पीलबर्ग ने आई वाना होल्ड योर हैंड 1978, नैन्सी एलन अभिनीत और यूज्ड कार्स 1980, कर्ट रसेल अभिनीत का निर्माण किया। दोनों ही आलोचनात्मक रूप से सफल रहीं, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रहीं। आई वाना होल्ड योर हैंड जेमेकिस की कई फिल्मों में से पहली थी जिसमें ऐतिहासिक शख्सियतों और मशहूर हस्तियों को शामिल किया गया था। उन्होंने बीटल्स की मौजूदगी का अनुकरण करने के लिए अभिलेखीय फुटेज और डबल्स का इस्तेमाल किया। अपनी पहली 2 फिल्मों और स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1941, 1979, गेल और जेमेकिस द्वारा लिखित की असफलता के बाद इस जोड़ी ने ऐसी पटकथाएं लिखने के लिए ख्याति प्राप्त की जिन्हें हर कोई बहुत बढ़िया मानता था, लेकिन किसी तरह वे ऐसी फिल्मों में तब्दील नहीं हुई जिन्हें लोग देखना चाहते थे। 15 जुलाई 2007 में वैराइटी ने घोषणा की कि जेमेकिस ने एक क्रिसमस कैरल के लिए एक पटकथा लिखी है, जो चार्ल्स डिकेंस की 1843 की इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित है, जिसमें परफॉर्मेंस कैप्चर का उपयोग करने और इसे इमेज मूवर्स डिजिटल के तत्वावधान में रिलीज करने की योजना है। जेमेकिस ने जिम कैरी को ध्यान में रखते हुए पटकथा लिखी थी
और कैरी ने फिल्म में कई भूमिकाएं निभाने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें एक युवा, मध्यम आयु वर्ग और बूढ़े व्यक्ति के रूप में एबेनेजर स्क्रूज और स्क्रूज को परेशान करने वाले 3 भूत शामिल थे। 33 फिल्म का निर्माण फरवरी 2008 में शुरू हुआ और 6 नवंबर 2009 को मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई। 34 और बॉक्स ऑफिस पर $325 मिलियन की कमाई की। अभिनेता गैरी ओल्डमैन भी फिल्म में दिखाई दिए। 35 जेमेकिस 3D डिजिटल सिनेमा के एक उत्साही समर्थक है और उन्होंने कहा है कि बियोवुल्फ की 3D प्रस्तुतियों के बाद से उनकी सभी भविष्य की फिल्में डिजिटल मोशन कैप्चर का उपयोग करके 3D में बनाई जाएंगी। उन्होंने कथित तौर पर उस बयान से पीछे हटते हुए कहा कि 3D का उपयोग करने का निर्णय फिल्म दर फिल्म आधार पर होगा। उद्धरण की आवश्यकता। जेमेकिस का सितारा वॉक ऑफ फेम, हॉलीवुड, LA पर 19 अगस्त 2009 को यह बताया गया कि जेमेकिस और उनकी कंपनी परफॉर्मेंस कैप्चर का उपयोग करके एनिमेटेड फिल्म येलो सबमरीन का रीमेक बनाने के लिए एप्पल कॉर्प्स लिमिटेड के साथ बातचीत कर रही थी। हालांकि 12 मार्च 2010 को जेमेकिस के सबसे बड़े डिज्नी सहयोगी, पूर्व अध्यक्ष डिक कुक के चले जाने और नई प्रबंधन टीम द्वारा भारी लागत में कटौती के बीच डिज्नी ने घोषणा की कि वह इमेज मूवर्स डिजिटल के साथ अपने संबंध समाप्त कर रहा है। 36 स्टूडियो की अंतिम फिल्म 2011 की जेमेकिस द्वारा निर्मित मार्स नीड्स मॉम्स इतिहास में दूसरी सबसे खराब बॉक्स ऑफिस असफलता थी, जिसमें लगभग $130 मिलियन का शुद्ध घाटा हुआ था। जेमेकिस ने फ्लाइट के साथ लाइव एक्शन फिल्म निर्माण में अपनी वापसी की। जनवरी 2013 में फ्लाइट के फ्रेंच प्रीमियर पर जेमेकिस अपनी पत्नी लेस्ली हार्टर के साथ 31 जनवरी 2014 को यह घोषणा की गई कि जेमेकिस की पहली बैक टू द फ्यूचर फिल्म का एक स्टेज संगीत रूपांतरण निर्माण में था। 37 शो को मूल लेखकों रॉबर्ट जेमेकिस और बॉब गेल द्वारा सहलिखा जाएगा। 38 गेल के अनुसार संगीत में एक गुलाम रीमेक होने के बिना फिल्म की भावना के लिए सच होगा। 39 अगस्त 2008 में IGN ने फिलिप पेटिट के साथ एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि जेमेकिस पेटिट के साथ मिलकर पेटिट के संस्मरण टू रीच द क्लाउड्स को एक फीचर फिल्म में बदलने के लिए काम कर रहे थे। 40 2015 में उन्होंने द वॉक का निर्देशन किया, जो फिलिप पेटिट, जोसेफ गॉर्डन लेविट और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावरों के बीच टाइटरोप वॉक की उनकी महत्वाकांक्षा के बारे में है। पैरामाउंट पिक्चर्स और न्यू रीजेंसी ने फरवरी 2015 में घोषणा की कि जेमेकिस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट एक रोमांटिक थ्रिलर एलाइड में ब्रैड पिट का निर्देशन करेंगे। 41 यह फिल्म 23 नवंबर 2016 को रिलीज हुई थी। इसके बाद जेमेकिस ने स्टीव कैरेल अभिनीत फंतासी ड्रामा वेलकम टू मार्वेन का निर्देशन किया, जिसे दिसंबर 2018 में मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। 42 जेमेकिस की फिल्म द विचेस, इसी नाम के रोनाल्ड डाहल उपन्यास का रूपांतरण 22 अक्टूबर 2020 को HBO मैक्स पर प्रीमियर हुआ, जिसे भी मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। 43 18 अक्टूबर 2019 को यह घोषणा की गई कि जेमेकिस डिज्नी के पिनोचियो के लाइव एक्शन अनुकूलन को निर्देशित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। 44 जेमेकिस को आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 में फिल्म के निर्देशक और पटकथा के सहलेखक के रूप में घोषित किया गया था। 45 इसके अलावा टॉम हैंक्स को कथित तौर पर फिल्म में मिस्टर गेपेटो की भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी, जो फॉरेस्ट गंप, कास्ट अवे और द पोलर एक्सप्रेस के बाद से हैंक्स के साथ चौथा सहयोग था। 46 फिल्म को बाद में डिज्नी प्लस डे के हिस्से के रूप में डिज्नी प्लस पर 8 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया। आलोचकों से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 6 रेजीज के लिए नामांकित किया गया, जिसमें जेमेकिस के लिए सबसे खराब तस्वीर और सबसे खराब निर्देशक जीत, सबसे खराब रीमेक शामिल। 17 फरवरी 2022 को जेमेकिस ने रिचर्ड मैकगायर के ग्राफिक उपन्यास के रूपांतरण हियर का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें टॉम हैंक्स अभिनय करने वाले हैं और फॉरेस्ट गंप के पटकथा लेखक
एरिक रोथ जेमेकिस के साथ पटकथा पर काम कर रहे हैं। 11 मई को यह घोषणा की गई कि रॉबिन राइट को कास्ट किया गया था और ट्राइस्टार पिक्चर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए वितरण अधिकार हासिल कर लिए थे। मिरामैक्स ने अंतर्राष्ट्रीय बिक्री को संभाला और उत्पादन 2024 में एक नाटकीय रिलीज के लिए सितंबर 2022 में शुरू होने की उम्मीद है। 31 अक्टूबर 2024 को जेमेकिस ने जोश होरोविच के हैप्पी सैड कन्फ्यूज्ड पॉडकास्ट पर हियर को बढ़ावा देने के लिए एक उपस्थिति के दौरान बैक टू द फ्यूचर के स्टेज म्यूजिकल वर्शन के फिल्म रूपांतरण का निर्माण और निर्देशन करने की अपनी योजना का संकेत दिया, जो मूल फिल्म के रीमेक के रूप में भी काम करेगा। जेमेकिस की स्टूडियो में पिच की शुरुआती अस्वीकृति के बाद यूनिवर्सल ने अभी तक इस परियोजना को हरी झंडी नहीं दी है। 49 व्यक्तिगत जीवन। जेमेकिस ने कहा है कि लंबे समय तक उन्होंने अपने करियर के पक्ष में अपने निजी जीवन का त्याग किया। मैंने 44 साल की उम्र में एक अकादमी पुरस्कार जीता, उन्होंने समझाया, लेकिन मैंने इसके लिए अपने 20 के दशक में भुगतान किया। फिल्म स्कूल से लेकर 30 तक के मेरे जीवन का वह दशक काम के अलावा कुछ नहीं था, केवल पूर्ण, प्रेरक काम के अलावा कुछ नहीं। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास कोई जीवन नहीं था। 1980 के दशक की शुरुआत में जेमेकिस ने अभिनेत्री मैरी एलेन ट्रेनर से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा अलेक्जेंडर फ्रांसिस था। उद्धरण वांछित, उन्होंने विवाह को फिल्म निर्माण के साथ संतुलन बनाने में मुश्किल बताया। 11 और ट्रेनर के साथ उनका रिश्ता अंतः तलाक में समाप्त हो गया। 4 दिसंबर 2001 को उन्होंने अभिनेत्री लेस्ली हार्टर से शादी की, उद्धरण वांछित, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं। 9 जेमेकिस एक निजी पायलट है जिसने अक्टूबर 2012 तक लगभग 1600 घंटे की उड़ान भरी है, 50 सिरस SR-22 उड़ाया है। 51 अभियान दान रिकॉर्ड के अनुसार जेमेकिस ने अक्सर डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े राजनीतिक उम्मीदवारों के साथ साथ विमान मालिकों और पायलटों के हितों, परिवार नियोजन हितों और हॉलीवुड महिलाओं की वकालत करने वाले समूह का समर्थन करने। रॉबिन गेल राइट, एक जन्म 8 अप्रैल 1966, एक अमेरिकी अभिनेत्री और निर्देशक है। उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड और 8 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकन सहित कई पुरस्कार मिले हैं। राइट ने पहली बार 1984 से 1988 तक NBC डे टाइम सोप ओपेरा सांता बारबरा में केली कैपवेल के रूप में अपनी भूमिका के लिए ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने फंतासी फिल्म द प्रिंसेस ब्राइड 1987 में एक प्रमुख भूमिका के साथ फिल्म में कदम रखा और उन्हें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ड्रामा फॉरेस्ट गंप 1994 में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उन्होंने रोमांटिक ड्रामा मैसेज इन ए बॉटल 1999 और थ्रिलर अनब्रेकेबल 2000 में भी मुख्य भूमिकाएं निभाई, जबकि उन्हें स्वतंत्र फिल्मों लव्ड 1997, शीज सो लवली 1997, 9 लाइव्स 2005 और सॉरी हेटर्स 2006 में उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। उसके बाद से उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामा मनी बॉल 2011, थ्रिलर द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू 2011, एडवेंचर फिल्म एवरेस्ट 2015, सुपरहीरो फिल्म वंडर वूमन 2017 और साइंस फिक्शन फिल्म ब्लेड रनर 2049-2017 में सहायक भूमिकाएं निभाई है। टेलीविजन पर राइट ने 2005 में HBO मिनी सीरीज एम्पायर फॉल्स में अभिनय किया। 2013 से 2018 तक उन्होंने नेटफ्लिक्स की राजनीतिक ड्रामा सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स में क्लेयर अंडरवुड के रूप में अभिनय किया। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड और उत्कृष्ट लीड अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए 6 नामांकन दिलाए। 2016 में राइट को संयुक्त राज्य में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक नामित किया गया था, जिन्होंने हाउस ऑफ कार्ड्स के लिए प्रति एपिसोड $4,20,000 अमेरिकी डॉलर कमाए थे। 2 उन्होंने सीरीज के 10 एपिसोड के साथ साथ 2022 में
नेटफ्लिक्स क्राइम सीरीज ओजार्क के 2 एपिसोड का भी निर्देशन किया है। प्रारंभिक जीवन। राइट का जन्म 8 अप्रैल 1966 को फोर्ट वर्थ में हुआ था, लेकिन वह मैरी के लिए कॉस्मेटिक्स सेल्सवुमन गेल राइट, नी गैस्टन और फार्मास्यूटिकल कंपनी के कर्मचारी फ्रेड राइट के साथ डलास में रहती थीं। उनका एक बड़ा भाई रिचर्ड, जन्म 1962 है, जो एक फोटोग्राफर है। 3 जब वह 2 साल की थी, तब उसके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके कारण वह अपनी मां के साथ सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में स्थानांतरित हो गई। वह दक्षिणी कैलिफोर्निया में पलीबरी, ला जोला हाई स्कूल और लॉस एंजल्स में टैफ्ट हाई स्कूल में पढ़ाई की। 4 आजीविका। राइट ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी, जब वह 14 साल की थीं। 6 18 साल की उम्र में उन्होंने एनबीसी डेटाइम सोप ओपेरा सांता बारबरा में केली कैपवेल की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें कई डेटाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिले। 7 1980 से 2000 का दशक। फीचर फिल्मों में बदलाव। राइट 2009 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लेते हुए। राइट 2009 में। राइट ने 1986 में हॉलीवुड वाइस स्क्वाड में एक भूमिका के साथ फीचर फिल्म में काम किया। इसके बाद 1987 में कल्ट फिल्म द प्रिंसेस ब्राइड में प्रिंसेस बटरकप की भूमिका निभाई। उन्होंने फॉरेस्ट गंप 1994 में जेनी करन की भूमिका के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की, तथा उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड नामांकन प्राप्त हुआ। 1996 में उन्होंने डैनियल डेफो के मोल फ्लैंडर्स 1996 के फिल्म रूपांतरण में मुख्य भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सैटेलाइट अवार्ड नामांकन मिला। उन्हें शीज सो लवली 1997 में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, एक फिल्म जिसमें उन्होंने अपने तत्कालीन पति सीन पेन के साथ सह-अभिनय किया था। राइट को टेलीविजन फिल्म एम्पायर फॉल्स 2005 में उनकी भूमिका के लिए अपना तीसरा स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड नामांकन मिला। 2013 से 2018 हाउस ऑफ कार्ड्स। 2013 से 2018 तक राइट नेटफ्लिक्स राजनीतिक ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स में राजनीतिक मास्टरमाइंड फ्रैंक अंडरवुड की निर्दयी पत्नी क्लेयर अंडरवुड की भूमिका में दिखाई दी। 12 जनवरी 2014 को उन्होंने इस भूमिका के लिए गोल्डन ग्लोब जीता, जो स्ट्रीमिंग टेलीविजन सीरीज के लिए पुरस्कार जीतने वाली पहली अभिनेत्री बन गईं। 8 उन्हें 2015 में इसी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें इसी भूमिका के लिए 2013 और 2014 में प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 9 2016 में सीजन 4 के बाद राइट ने कहा कि उन्हें लगता है कि क्लेयर अंडरवुड फ्रैंक अंडरवुड के बराबर थीं और उन्होंने अपने सहकलाकार केविन स्पेसी के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए समान वेतन की मांग की। नेटफ्लिक्स ने सहमति जताई। 2017 में 5वें सीजन में उनके प्रदर्शन के लिए राइट को ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड अभिनेत्री के लिए लगातार 5वें प्राइम टाइम एमी के लिए नामांकित किया गया था। 2014, 2016 और 2017 में राइट को क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड्स के लिए ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला, जिसमें दिसंबर 2017 में शो के लिए उनका एकमात्र नामांकन था। अक्टूबर 2017 में यौन दुराचार के आरोपों के कारण केविन स्पेसी की बर्खास्तगी के बाद वह अंतिम सीजन के लिए शो की नई लीड थीं। अंडरवुड के रूप में उनकी आखिरी उपस्थिति के लिए उनके प्रदर्शन की सराहना की गई, जिसे एक शानदार प्रदर्शन जो अंतिम सीजन को मजबूत बनाए रखने के लिए पर्याप्त से अधिक है 10 के रूप में वर्णित किया गया, जिसने उन्हें 2019 में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड और प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में भूमिका के लिए अपना अंतिम नामांकन अर्जित किया। बाद के लिए वह एक ही शो के लिए 6 या अधिक बार श्रेणी के लिए नामांकित होने वाली 7 महिलाओं में से एक बन गई। लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट के लिए मारिस्का हरजीत के बाद 10 वर्षों में पहली बार।
11 आगे फिल्म और निर्देशन का काम। एरिक आर रोथ, जन्म 22 मार्च 1945, एक अमेरिकी पटकथा लेखक है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए 6 बार नामांकित किया गया है। फॉरेस्ट गंप 1994, द इनसाइडर 1999, म्यूनिक 2005, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन 2008, ए स्टार इज बॉर्न 2018 और ड्यून 2021। फॉरेस्ट गंप के लिए जीतना। उन्होंने मेनक 2020 के निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकन भी अर्जित किया। रोथ ने ऑस्कर नामांकित फिल्मों अली 2001, एक्सट्रीमली लाउड एंड इनक्रेडिबली क्लोज 2011 और किलर्स ऑफ द फ्लावर मून 2023 की पटकथाओं पर भी काम किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रोथ का जन्म न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क में एक यहूदी परिवार में हुआ था। वे मिरियम मिमी के बेटे थे, जो एक शिक्षिका, स्टूडियो कार्यकारी और रेडियो लेखिका थीं, और लियोन रोथ, एक विश्वविद्यालय शिक्षक और फिल्म निर्माता थे। 2-3 वे न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के बेडफोर्ड स्टुवेसेंट में पले बड़े। 4 वे मुक्केबाजी करते हुए बड़े हुए और अपनी बाद की कुछ सफलताओं का श्रेय खेल से सीखी गई आदतों को देते हैं। 4 रोथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा में कॉलेज गए और 1966 में स्नातक हुए। 5 बाद में उन्होंने 1973 की कक्षा के हिस्से के रूप में UCLA फिल्म स्कूल में भाग लिया। आजीविका। रोथ ने फॉरेस्ट गंप के लिए सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। उन्हें इंटरनेट एक्सेस के बिना एक डॉस प्रोग्राम में अपनी स्क्रिप्ट लिखने और स्क्रिप्ट को केवल हार्ड कॉपी प्रारूपों में वितरित करने के लिए जाना जाता है। 3-6-7 उन्होंने कई ऑस्कर नामांकित फिल्मों के लिए सहपटकथा लिखकर अकादमी पुरस्कार जीत का अनुसरण किया, जिसमें द इनसाइडर, म्यूनिक, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन और ए स्टार इज बॉर्न शामिल है। द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन लिखते समय उन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया और परिणामस्वरूप फिल्म को मेरी सबसे निजी फिल्म के रूप में देखते हैं। 4-8-9 व्यक्तिगत जीवन। रोथ सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में रहते हैं। 10 उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता वेनेसा रोथ और फिल्म निर्माता जेफरी रोथ और एलेक रोथ शामिल है, और 6 पोते-पोतियां हैं। रोथ उन निवेशकों में से एक थे जिन्हें स्टैनली चेस के माध्यम से पूंजी योजना में बर्नार्ड मैडॉफ द्वारा धोखा दिया गया था। 11-12 उन्होंने कहा कि उनके नुकसान बहुत अधिक थे और उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति राशि खो दी है, हालांकि पूरी सीमा अज्ञात है। धोखाधड़ी और संबंधित घाटे के परिणामस्वरूप रोथ ने चेस की संपत्ति पर मुकदमा दायर किया, जिनकी 26 सितंबर 2010 को मृत्यु हो गई। फिल्मोग्राफी। पतली परत। लेखक के रूप में। वर्ष शीर्षक निदेशक नोट्स। 1970 एक कंकर पकड़ने के लिए जेम्स एफ कोलियर। 1974 निकेल राइड रॉबर्ट मुलिगन। 1975 डूबता हुआ पूल स्टुअर्ट रोसेनबर्ग अमान्य। 1979 प्याज का खेत हेरोल्ड बेकर। कॉनकॉर्ड एयरपोर्ट 79 डेविड लोवेल रिच। 1981 वोल्फेन माइकल वर्लेग अमान्य। 1985 ड्रैगन का वर्ष माइकल सिमिनो। 1987 संदिग्ध व्यक्ति पीटर येट्स। 1988 मेरी यादें हेनरी विंकलर बिली क्रिस्टल के साथ। 1993 श्री जोन्स माइक फिग्गीस माइकल क्रिस्टोफर के साथ। 1994 फॉरेस्ट गंप रॉबर्ट जेमेकिस। 1997 डाकिया केविन कोस्टनर ब्रायन हेल्गेलैंड के साथ। 1998 घोड़ा फुसफुसाने वाला रॉबर्ट रेडफोर्ड रिचर्ड लाग्रवेनीस के साथ। 1999 भेदिया माइकल मान के साथ। 2001 अली मान स्टीफन जे रिवेले और क्रिस्टोफर विल्किंसन के साथ। 2005 म्यूनिक स्टीवन स्पीलबर्ग टोनी कुशनेर के साथ। 2006 अच्छा चरवाहा रॉबर्ट डी नीरो। 2007 बहुत भाग्यशाली हो कर्टिस हैंसन के साथ। 2008 बेंजामिन
बटन का विचित्र मामला, डेविड फिंचर। 2011 बहुत जोर से और अविश्वसनीय रूप से करीब स्टीफन डाल्ड्री। पॉल बेटनी, जन्म 27 मई 1971, एक अंग्रेजी अभिनेता है। उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जार्विस और विजन के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें डिज्नी प्लस मिनी सीरीज वांडाविजन 2021 भी शामिल है, जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला था। बेटनी को पहली बार गैंगस्टर नंबर 1 2000, ए नाइट्स टेल 2001 और ए ब्यूटीफुल माइंड 2001 फिल्मों में काम करने के लिए लोकप्रियता मिली। उन्हें मास्टर एंड कमांडर, द फार साइड ऑफ द वर्ल्ड 2003 फिल्म में स्टीफन मटुरिन की भूमिका निभाने के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। बेटनी जिन अन्य फिल्मों में दिखाई दिए हैं, उनमें डॉगविले 2003, विम्बलरन 2004, द दा विंची कोड 2006, द टूरिस्ट 2010, मार्जिन कॉल 2011, लीजेंड 2015 और सोलो, ए स्टार वार्स स्टोरी 2018 शामिल है। उन्होंने शेल्टर 2014 फिल्म से निर्देशन में कदम रखा, जिसे उन्होंने लिखा और सहनिर्मित भी किया। टेलीविजन और थिएटर में बेटेनी ने ए वेरी ब्रिटिश स्कैंडल श्रृंखला में इयान कैंपबेल, आर्गिल के 11वें ड्यूक और वेस्ट एंड में द कोलाबोरेशन नाटक में एंडी वारहोल का किरदार निभाया है, जो बाद में ब्रॉडवे में आया। प्रारंभिक जीवन। बेटनी का जन्म 27 मई 1971 2 को लंदन में एनी नी केटल के घर हुआ था, जो एक स्टेज सिंगर, थिएटर टीचर और स्टेज मैनेजर थीं, और थान बेटनी एक डांसर, अभिनेता, ड्रामा टीचर और सोफी, डचेस ऑफ एडिनबर्ग के गॉडफादर थे। 8-4 बेटनी का पालनपोषण रोमन कैथोलिक के रूप में हुआ। 9-10 हालांकि उनकी चर्च में उपस्थिति उनकी पुष्टि के बाद कम हो गई। 9 इसके बाद बेटनी ने अन्य ईसाई संप्रदायों के साथ प्रयोग किया, जिनमें उनके पिता के साथ मेथोडिस्ट और चर्च ऑफ इंग्लैंड की मंडलियां शामिल थीं। 11 बेटनी अब नास्तिक है। 12-13 जब उनके पिता हेटफील्ड, हर्टफोर्डशायर के पास सभी लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल क्वींसवुड स्कूल में पढ़ाते थे, तब परिवार स्कूल के मैदान में रहता था। 5 जब बेटनी 16 साल के थे, तब उनके भाई मैथ्यू की 8 साल की उम्र में क्वींसवुड में एक टेनिस पवेलियन की छत से कंक्रीट पर गिरने से मौत हो गई थी। 6 इसके तुरंत बाद बेटनी ने स्कूल छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और लंदन में एक सड़क कलाकार बन गया। 14 वह एक छोटे से फ्लैट में रहता था और एक बस्कर के रूप में सड़कों पर गिटार बजाकर पैसे कमाता था। 14 बाद में उनके माता पिता का तलाक हो गया। 15 2 साल बाद उन्हें बुजुर्गों के लिए एक घर में नई नौकरी मिल गई। 14 वहां 1 साल तक काम करने के बाद बेटनी ने ड्रामा सेंटर लंदन में दाखिला लिया। 14 आजीविका। 1990 में 19 वर्ष की आयु में बेटनी ने चौक फार्म में ड्रामा सेंटर लंदन में 3 साल का कोर्स शुरू किया। 16 उन्होंने स्टीफन डाल्ड्री की प्रशंसित वेस्ट एंड रिवाइवल ऑफ एन इंस्पेक्टर कॉल्स में एल्डविक थिएटर में एरिक बिरलिंग की भूमिका निभाते हुए अपना स्टेज डेब्यू किया। वह रॉयल शेक्सपियर कंपनी के रिचर्ड III, रोमियो एंड जूलियट और जूलियस सीजर, जिसके लिए उन्हें चार्लेसन अवार्ड के लिए नामांकन मिला, के निर्माण में भी दिखाई दिए। जब बेटनी 21 वर्ष के थे, तो वे बिल साइक्स की भूमिका निभाते हुए ओलिवर ट्विस्ट के BBC प्रोडक्शन में दिखाई दिए। सीन बीन की सीरीज शार्प के फाइनल में वाटरलू की लड़ाई में नीदरलैंड के विलियम द्वितीय के रूप में दिखाई देने के बाद उन्होंने बेंट में एक छोटे से हिस्से के साथ अपनी फिल्मी शुरुआत की, जो एक होलोकॉस्ट ड्रामा था जिसमें क्लाइव ओवेन, जूड लॉ और इयान मैककेलेन भी थे। उन्होंने मंच और टेलीविजन में काम करना जारी रखा, इनमें जो पेनहॉल का लव एंड अंडरस्टैंडिंग शामिल था, जो लंदन के बुश थिएटर में खेला गया और फिर कनेक्टिकट में चला। उन्होंने टेलीविजन प्रोडक्शंस किलर नेट और कमिंग होम में भूमिकाएं निभाईं, जिसके दौरान उनकी मुलाकात एमिली मॉर्टिमर से हुई और उन्होंने डेट किया। उनका अंतिम स्टेज काम रॉयल कोर्ट थिएटर में वन मोर वेस्टेड ईयर और स्ट्रेंजर्स हाउस में था।
उन्होंने कई और फिल्मों में फिल्मांकन किया। हॉलीवुड में वापस, लेखक निर्देशक ब्रायन हेल्गलैंड एले कॉन्फिडेंशियल, द सिन ईटर, जिसे द ऑर्डर के रूप में भी जाना जाता है, नामक एक नई फिल्म की योजना बना रहे थे। वह बेटनी के ऑडिशन टेप से प्रभावित थे। हालांकि हेल्गलैंड ने अंततः ए नाइट्स टेल पर फिल्म बनाने का फैसला किया। स्टूडियो के अधिकारी प्रभावित नहीं थे, लेकिन हेल्गलैंड उन्हें कास्ट करने के लिए दृढ़ थे, यहां तक कि उनके लिए चौसर का हिस्सा भी लिखा। ए नाइट्स टेल बेटनी का पहला बड़ा हॉलीवुड प्रोडक्शन होगा। उन्हें ए नाइट्स टेल के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश सहायक अभिनेता के लिए लंदन फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीतना भी शामिल है। फिल्म खत्म होने के बाद हेल्गलैंड ने दृढ़ निश्चय किया कि हॉलीवुड को बेटनी की प्रतिभा को पहचानना चाहिए। उन्होंने अपने कई साथियों को ऑडिशन टेप दिखाया। उन्होंने लार्स वॉन ट्रायर की डॉगविले में एक भूमिका के लिए अपनी प्रतिबद्धता के कारण भूमिका को ठुकरा दिया। 18 बेटनी की अगली बड़ी परियोजना में उन्हें पीटर वियर की मास्टर एंड कमांडर द फार साइड ऑफ द वर्ल्ड में ए ब्यूटीफुल माइंड के सहकलाकार रसेल क्रो के साथ फिर से अभिनय करते देखा गया। सर्जन और प्रकृतिवादी स्टीफन मटुरिन की उनकी भूमिका ने उन्हें बाफ्टा नामांकन दिलाया और उन्हें ब्रिटिश अभिनेता ऑफ द ईयर, लंदन फिल्म क्रिटिक्स सर्कल और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, इवनिंग स्टैंडर्ड नामित किया गया। 28 जून 2004 को बेटनी और 13 अन्य अभिनेताओं को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए 2004 के निमंत्रण में शामिल किया गया था। डॉगविले और द रेकनिंग 2004 में सीमित सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। उस वर्ष सितंबर में बेटनी ने विम्बलडन में अपने प्रमुख पुरुष की शुरुआत की, जो कि कर्स्टन डंस्ट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी थी। फिल्म के कलाकारों ने उन्हें जॉन फेवरो से भी मिलवाया, जो उनके मैनेजर की भूमिका निभा रहे थे। एक रिश्ता जो वापस आ गया जब फेवरो ने उन्हें आयरन मैन में जार्विस की आवाज के रूप में कास्ट किया। 2005 के मध्य में बेटनी ने वैंकूवर, कनाडा में फायरवॉल फिल्माया, जो एक थ्रिलर थी जिसमें हैरिसन फोर्ड और वर्जीनिया मैडसेन ने भी अभिनय किया था। उन्होंने 2005 की शरद ऋतु में डैन ब्राउन के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास पर आधारित और टॉम हैंक्स, ऑड्रे टॉटो और इयान मैककेलेन अभिनीत द दा विंची कोड की फिल्मिंग की। फिल्म में उन्होंने सिलास नामक एक ओपस डेई भिक्षु की भूमिका निभाई। 2007 में बेटनी अपने दोस्तों डैन फ्रेडेनबर्ग और डोरली रोसेन द्वारा लिखित देयर फॉर मी में अभिनय करने के लिए लंदन गए। 2008 में वे न्यू लाइन सिनेमा की पारिवारिक फंतासी इंकहार्ट में डस्टफिंगर नामक एक अग्निभक्षक की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 2009 में वे क्रिएशन में चार्ल्स डार्विन के रूप में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी जेनिफर कोनेली के साथ अभिनय किया। 2010 में बेटनी द टूरिस्ट में जॉनी डेप और एंजेलिना जोली के साथ दिखाई दिए और लीजन में महादूत माइकल को चित्रित किया। यह फिल्म मानवता पर दैवीय प्रतिशोध को दर्शाती है। उन्होंने 2011 में रिलीज हुई प्रीस्ट और मार्जिन कॉल फिल्मों में अभिनय किया। 2017 में राइट ने एक लघु फिल्म द डार्क ऑफ नाइट का निर्देशन किया, जिसमें सैम रॉकवेल ने अभिनय किया और इसका प्रीमियर कान फिल्म समारोह में हुआ। 12 राइट ने 2017 में वंडर वुमन में जनरल एंटोप की भूमिका निभाई और इसके 2020 के सीक्वल में गैल गैडोट और क्रिस पाइन के साथ भूमिका निभाई। फिल्म ने सकारात्मक समीक्षा अर्जित की और बॉक्स ऑफिस पर $822.8 मिलियन की कमाई करते हुए एक वित्तीय सफलता के रूप में उभरी। 14 वह डेनिस विलेन्यूवे द्वारा निर्देशित ब्लेड रनर सीक्वल ब्लेड रनर 2049 में रयान गोसलिंग, हैरिसन फोर्ड और जेरेड लेटो के साथ दिखाई देती है। अप्रैल 2019 में फिल्म लैंड में उनकी फीचर फिल्म निर्देशन की घोषणा की गई थी। 15 राइट ने इसके मुख्य किरदार एडी मैथिस की भूमिका निभाई, जो एक वकील है जो शोक में व्योमिंग के शोसोन नेशनल फॉरेस्ट में वापस चली जाती है। फिल्म की बिक्री मई 2019 में कांस में शुरू होगी। 15 फिल्मांकन अक्टूबर 2019 में शुरू हुआ और फिल्म को वितरक फोकस फीचर्स ने खरीद लिया। 16
जनवरी 2021 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में लैंड का प्रीमियर हुआ, जिसे आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें निर्देशन और अभिनय की विशेष प्रशंसा की गई। वैरायटी के लिए एक समीक्षा में पीटर डेब्रूज ने लिखा, लैंड को एक सुंदर हाइकू में बदलने और एक ऐसा प्रदर्शन देने के लिए राइट को धन्यवाद, जो सभी सही मायनों में अस्पष्ट और कम महत्व वाला है, और एक निर्देशक के रूप में पहली फिल्म इतनी शुद्ध और सरल है कि यह बहुत आत्मविश्वास की बात करती है। इसमें सीधे तौर पर प्रकट करने की तुलना में बेहतर सहज ज्ञान है। 17/2022 में राइट ने नेटफ्लिक्स शो ओजार्क के सीजन 4 के पहले भाग के अंतिम 2 एपिसोड का निर्देशन किया। एपिसोड का शीर्षक था संग्रे सोब्रे टोडो और सैंक्टिफाइड। 18 डेसीडर के लिए कायला कॉब ने बाद के एपिसोड में राइट के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए उनके निर्देशन, पटकथा और अभिनेत्री जूलिया गार्नर के प्रदर्शन को उत्कृष्ट सहयोग के रूप में जोड़ा। 19 राइट अगली बार बेन यंग की थ्रिलर व्हेयर ऑल लाइट टेंड्स टू गो में अभिनय करेंगे और उसका निर्माण करेंगे, जो डेविड जॉय की इसी नाम की पुस्तक का रूपांतरण है। 20 अप्रैल 2022 में राइट जुआन कार्लोस फ्रेस्नाडिलो द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स की फंतासी फिल्म डैमसेल के कलाकारों में शामिल होगा। 21 राइट 1 नवंबर 2024 को आने वाले रिचर्ड मैकगायर की हियर इन ए फॉरेस्ट गंप रीटीम के सोनी पिक्चर्स क्लासिक्स और मिरामैक्स रूपांतरण में निर्देशक रॉबर्ट जेमेकिस, अभिनेता टॉम हैंक्स और लेखक एरिक रोथ के साथ अभिनय करेंगे। 22 व्यक्तिगत जीवन सितंबर 2006 में अपने पति सीन पेन के साथ राइट 1986 से 1988 तक राइट की शादी अभिनेता डेन विदरस्पून से हुई, जिनसे उनकी मुलाकात 1984 में सोप ओपेरा सांता बारबरा के सेट पर हुई थी। 23 1989 में मैडोना से तलाक के बाद राइट अभिनेता शॉन पेन के साथ जुड़ गए। राइट को फिल्म रॉबिन हुड प्रिंस ऑफ थीव्स में मेड मैरियन की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि वह गर्भवती थीं। 24 उनकी बेटी डायलन पेन का जन्म अप्रैल 1991 में हुआ था। 25 वह अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भावस्था के कारण द फिल्म 1993 में एबी मैकडेयर की भूमिका से पीछे हट गईं। एक उनके बेटे हॉपर जैक का जन्म अगस्त 1993 में हुआ था। 26 टूटने और फिर साथ आने के बाद 27 राइट और पेन ने 1996 में शादी कर ली। उनका टूटता फूटता रिश्ता दिसंबर 2007 में घोषित तलाक की योजना के साथ समाप्त हुआ। 28 जोड़े के अनुरोध पर 4 महीने बाद तलाक की याचिका वापस ले ली गई। 29 फरवरी 2009 में राइट और पेन एक साथ 81वें अकादमी पुरस्कार में शामिल हुए, जिसमें पेन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। पेन ने अप्रैल 2009 में कानूनी अलगाव के लिए अर्जी दी, 30 लेकिन मई में याचिका वापस ले ली। 31 अगस्त 2009 में राइट ने तलाक के लिए अर्जी दी, यह घोषित करते हुए कि उनकी सुलह की कोई योजना नहीं है। 32 33 34 जुलाई 2010 में तलाक को अंतिम रूप दिया गया। 35 फरवरी 2012 में राइट ने अभिनेता बेन फोस्टर को डेट करना शुरू किया। 36 जनवरी 2014 में उनकी सगाई की घोषणा की गई। 37 इस जोड़े ने नवंबर 2014 में अपनी सगाई तोड़ दी। 38 लेकिन जनवरी 2015 में फिर से मिल गए। 39 अगस्त 2015 में उन्होंने घोषणा की कि वे अपनी दूसरी सगाई खत्म कर रहे हैं। 40 2017 में राइट ने सेंट लॉरेंट के कार्यकारी अधिकारी क्लेमेंट गिरॉडेट को डेट करना शुरू किया। उन्होंने अगस्त 2018 में फ्रांस के ला रोश-सुर-लेबुइस में गुप्त रूप से विवाह कर लिया। राइट ने सितंबर 2022 में गिरॉडेट से तलाक के लिए अर्जी दी। 41 परोपकार और सक्रियता राइट डलास टेक्सास स्थित गैरलाभकारी संस्था द गॉडी फाउंडेशन के मानद प्रवक्ता है। 42 2014 में उन्होंने 2 कैलिफोर्निया आधारित कंपनियों के साथ सहभागीदारी की, पॉर लेस फेम्स 43 और द सनी लायन। 44
सनी लायन अपने मुनाफे का एक हिस्सा रेज होप फॉर कांगो आंदोलन को दान करता है। राइट कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मानवाधिकारों के लिए एक कार्यकर्ता है। वह डॉक्यूमेंट्री व्हेन एलिफेंट्स फाइट 45 की कथावाचक और कार्यकारी निर्माता है, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बहुराष्ट्रीय खनन निगम और राजनेता मानवाधिकारों को खतरे में डालते हैं और क्षेत्र में संघर्ष को कायम रखते हैं। 46 वह स्टैंड विद कांगो की समर्थक है, जो फिल्म के पीछे का मानवाधिकार अभियान है। 47 2016 में राइट ने न्यूयॉर्क शहर के ट्रिबेका फिल्म इंस्टीट्यूट में एक फिल्म स्क्रीनिंग में अभियान के समर्थन में सार्वजनिक रूप से बात की। 48 मीडिया साक्षात्कारों में 49, 50, 51, 52 पत्रकारों के साथ 53, 54, 55 और अपने सोशल मीडिया खातों पर 56, 57, 58। फिल्मोग्राफी डॉनमार वेयरहाउस में आफ्टर मिस जूली में रीली के प्रदर्शन ने उन्हें लंदन के मंच का स्टार बना दिया और उन्हें 2003 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए लॉरेंस ओलिवियर थिएटर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 26 वर्ष की आयु में वह उस पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति थीं। 2005 में उन्होंने रूसी डॉल्स लेस पॉपेस रूसेस में वेंडी की भूमिका के लिए कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक पुरस्कार जीता। 2006 में रीली ने ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म मिसेज हेंडरसन प्रेजेंट्स में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का एम्पायर पुरस्कार जीता। 2009 में डॉनमार वेयरहाउस में ओथेलो के प्रशंसित उत्पादन में डेस्डेमोना के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें एक बार फिर ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। रीली को 2010 में ईडन लेक के लिए ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने फ्लाइट में निकोल के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए 2012 हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में स्पॉटलाइट पुरस्कार जीता। व्यक्तिगत जीवन रीली की सगाई 2007 से 2009 तक अभिनेता जोना लोटन से हुई थी। 2010 में केली की मुलाकात अमेरिका के टेक्सास के मार्फा में फाइनेंसर काइल बॉगर से हुई। उन्होंने 2012 में समरसेट में शादी की। 14 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2000 शायद बेबी निमन्ह आरू चेरी बेटनी ने 2010 की आयरन मैन 2, 2012 की द एवेंजर्स, 2013 की आयरन मैन 3 और डिज्नीलैंड के इनोवेशन आकर्षण में जार्विस के रूप में अपनी आवाज की भूमिका को दोहराया। 21 2014 में बेटनी ने जॉनी डेप और साथी ब्रिटिश अभिनेता रेबेका हॉल के साथ फीचर फिल्म ट्रांसेंडेंस में अभिनय किया। उन्हें एक बार फिर डेप के साथ मोटरेकाई में जोड़ा गया, जो 2015 की एक मोशन पिक्चर थी जिसमें ग्वेनेथ पाल्ट्रो और इवान मैकग्रेगर भी थे। 5 साल तक जार्विस को आवाज देने के बाद बेटनी ने 2015 की फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन की भूमिका निभाते हुए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म में अपनी पहली ऑनस्क्रीन उपस्थिति दर्ज की। 24-25 डिस्कवरी चैनल के टेलीविजन शो मैनहंट उनाबॉम्बर में बेटनी ने टेड काजिंस्की का किरदार निभाया था। बेटनी ने सोलो ए स्टार वार्स स्टोरी में माइकल के विलियम्स की जगह ली। 26 जब विलियम्स को अंतिम फिल्म से हटा दिया गया क्योंकि वे फिल्म के रीशूट के दौरान सेट पर नहीं लौट पाए थे, उनकी जगह बेटनी को कास्ट किया गया, जिसमें किरदार को मोशन कैप्चर एलियन से मानव में बदला गया। 27-20 जनवरी 2018 को यह बताया गया कि बेटनी नेटफ्लिक्स सीरीज द क्राउन में प्रिंस फिलिप, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की भूमिका निभाने के लिए एक डील के करीब थे, जो मैट स्मिथ की जगह लेंगे। 28 कुछ दिनों बाद 25 जनवरी को टीवी लाइन द्वारा बताया गया कि बेटनी अंतः शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण साइन करने में असमर्थ थे। बेटनी ने मार्वल टेलीविजन मिनीसीरीज वांडाविजन में एलिजाबेथ ओल्सेन के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के चरित्र विजन के एक नए संस्करण को चित्रित किया, जिसमें ओल्सेन ने वांडा का किरदार निभाया। 30-31
इसका प्रीमियर जनवरी 2021 में डिज्नी प्लस पर हुआ, जिसे आलोचकों से प्रशंसा मिली। 32 श्रृंखला की समीक्षा करते हुए आईजीएन के मैट पर्सलो ने लिखा कि बेटनी सहजता से हास्य नाटकों को अपना लेते हैं और वह और ओल्सेन शानदार मात्रा में जीवन, बुद्धि और भावना प्रदान करते हैं। 33 अपने प्रदर्शन के लिए बेटनी को लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 35 बेटनी ने 2021 की मिनी सीरीज ए वेरी ब्रिटिश स्कैंडल में अभिनय किया। 36 उन्होंने फरवरी से अप्रैल 2022 तक लंदन के यंग विक में एंथनी मैककार्टन के नाटक द कोलैबोरेशन के निर्माण में कलाकार एंडी वारहोल की भूमिका निभाई। 37 उन्हें नाटक के फिल्म रूपांतरण में भूमिका को फिर से निभाने के लिए स्लेट किया गया है। 38 बेटनी को फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा घोटाले के बारे में एक फिल्म में व्यवसायी अलेक्जेंडर निक्स को चित्रित करने के साथ साथ ड्रामा फिल्म हार्वेस्ट मून में सहलेखन और अभिनय करने के लिए जोड़ा गया है। 40 बेटनी विजन क्वेस्ट में विजन के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। 41 व्यक्तिगत जीवन 1 जनवरी 2003 को बेटनी ने स्कॉटलैंड में अमेरिकी अभिनेत्री जेनिफर कोनेली से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात तब हुई जब उन्होंने 2001 की फिल्म ए ब्यूटीफुल माइंड में साथ काम किया था। 42 एक किशोर के रूप में उन्होंने उसे 1986 की फिल्म लेबिरिंथ में देखने के बाद उस पर क्रश विकसित किया था। 43 11 सितंबर के हमलों ने उसे उसके लिए अपनी भावनाओं पर काम करने के लिए प्रेरित किया और उससे संपर्क करने के 2 दिनों के प्रयास के बाद उसने प्रस्ताव रखा, इस तथ्य के बावजूद कि वे अभी तक रिश्ते में नहीं थे। 44 अपनी शादी के तुरंत बाद वे ट्रिबेका में रहने के बाद ब्रुकलिन हाइट्स चले गए। 45 दंपति के 2 बच्चे हैं। 46 47 48 बेटनी कोनेली के पिछले रिश्ते से बेटे के सौतेले पिता है। 49 बेटनी 2010 से अभिनेता जॉनी डेप की करीबी दोस्त है, क्योंकि उनकी मुलाकात द टूरिस्ट के सेट पर हुई थी। 50 बेटनी और डेप के बीच 2013 के टेक्स्ट संदेशों को 2020 में द सन के खिलाफ डेप के मानहानि के मुकदमे के दौरान और 2022 में डेप की पूर्व पत्नी अभिनेत्री एम्बर हर्ड के खिलाफ मानहानि के मुकदमे के हिस्से के रूप में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। 51 अभिनय श्रेय पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1997 तुला कप्तान 1998 द लैंड गर्ल्स फिलिप 2000 किस किस बैंग बैंग सर्वकुंची मृत शिशु क्वेंटिन गैंगस्टर नन एक युवा गैंगस्टर 2001 एक शूरवीर की कहानी जेफ्री चौसर एक सुंदर मन चार्ल्स हरमन 2002 मेरा हृदय रिकी 2003 मास्टर और कमांडर द फार साइड ऑफ द वर्ल्ड डॉ स्टीफन मटुरिन डॉगविले टॉम एडिसन 2004 हिसाब किताब निकोलस केली रेली जन्म 18 जुलाई 1977 एक अंग्रेजी अभिनेत्री है। वह पहली बार 1995 में द बिज सीरीज में स्क्रीन पर दिखाई दी। उनके अन्य टेलीविजन काम में ब्रिटिश क्राइम ड्रामा एबव सस्पिशन 2009 से 2012, अमेरिकन साइकोलॉजिकल मेडिकल ड्रामा ब्लैक बॉक्स 2014, अमेरिकन एंथोलॉजी क्राइम ड्रामा ट्रू डिटेक्टिव 2015 और ऐतिहासिक फंतासी ड्रामा ब्रिटानिया 2018 में मुख्य भूमिकाएं शामिल है। 2018 से उन्होंने पैरामाउंट नेटवर्क की नवपश्चिमी ड्रामा सीरीज येलोस्टोन में केविन कॉस्टनर के साथ बेथ डटन की भूमिका निभाई है। रीली का फिल्मी काम 2000 में अंग्रेजी कॉमेडी फिल्म मेबी बेबी से शुरू हुआ। उन्होंने रोमांटिक ड्रामा प्राइड एंड प्रेजुडिस 2005 में सहायक भूमिका निभाई, हॉरर थ्रिलर फिल्म ईडन लेक 2008 में एक प्रमुख भूमिका, शर्लक होम्स 2009 में मैरी मॉर्स्टन की भूमिका और 2011 की इसकी अगली कड़ी शर्लक होम्स ए गेम ऑफ शैडोज डेनिजल वॉशिंगटन 2012
के साथ फ्लाइट में एक प्रमुख भूमिका और ल्यूक इवांस 2018 के साथ थ्रिलर 10x10 में काम किया। उन्हें डॉनमार वेयरहाउस में आफ्टर मिस जूली 2003 से 2004 में उनके प्रदर्शन के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। रीली का जन्म और पालन-पोषण चेसिंगटन में हुआ। वह एक अस्पताल की रिसेप्शनिस्ट मां और जैक रीली, एक पुलिस अधिकारी की बेटी है। 2. उन्होंने टोलवर्थ में टोलवर्थ गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने GCSE प्राप्त करने के लिए नाटक का अध्ययन किया। 3. 4. उनके दादा-दादी आयरिश है। 5. आजीविका। रीली ने हेलेन मिरेन अभिनीत टेलीविजन नाटक प्राइम सस्पेक्ट के निर्माताओं को काम मांगने के लिए पत्र लिखा। 6 महीने बाद उन्होंने प्राइम सस्पेक्ट 4 इनर सर्कल में एक भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, जिसे 7 मई 1995 को ITV पर प्रसारित किया गया था। अगले वर्ष वह कार्लटन यूके टेलीविजन पीरियड ड्रामा सीरीज ब्रेमवेल के एक एपिसोड में एक परेशान युवती की भूमिका में दिखाई दी। उन्होंने पाई इन द स्काई में एक टीना, एक विक्षिप्त महिला की भूमिका भी निभाई। 6 साल बाद वह मिरेन के साथ फिल्म लास्ट ऑर्डर्स में दिखाई दी। 6. उनकी पहली पेशेवर भूमिका के बाद अंग्रेजी मंच पर कई भूमिकाएं निभाई गईं। उन्होंने टेरी जॉनसन के साथ 4 प्रस्तुतियों में काम किया। एल्टन जॉन्स क्लासेस 1997, द लंदन ककोल्ड्स 1998, द ग्रेजुएट 2000 और पियानो फोर्टे 2006। 7. जॉनसन ने उनके लिए पियानो फोर्टे लिखा और कहा, केली संभवतः सबसे स्वाभाविक, रंगी-राली, गहरी हड्डी वाली अभिनेत्री है जिनके साथ मैंने कभी काम किया है। एक रीली ने कहा है कि उन्होंने एक अभिनेता के रूप में सबसे ज्यादा सीखा कैरेल रीज से, जिन्होंने 2001 में डबलिन में द याल्टा गेम में उनका निर्देशन किया था। उन्होंने कहा, वह मेरे मास्टर क्लास थे। अगर मैंने वह नाटक नहीं किया होता तो मैं मिस जूली नहीं कर पाती। 8. 2000 तक रीली ने महसूस किया कि उन्हें कॉमेडी भूमिकाओं में टाइपकास्ट किया जा रहा था और फ्रेड स्केपिसी द्वारा निर्देशित लास्ट ऑर्डर्स में युवा एमी के रूप में सक्रिय रूप से भूमिका की तलाश की। 6. इसके बाद रॉयल कोर्ट के 2001 में सारा केन की ब्लास्टेड की फिर से भूमिका निभाई। टाइम्स ने उन्हें नाटकीय वियाग्रा कहा। 9. 2002 में रीली ने ऑड्रे टॉटो और रोमेन ड्यूरिस के साथ फ्रेंच कॉमेडी एलोबर्ज एस्पेग्नोले द स्पेनिश अपार्टमेंट में वेंडी, एक अंग्रेजी इरास्मस छात्र के रूप में अभिनय किया। उन्होंने 2005 की सीक्वल लेस पोपेस रूसेस रूसी गुड़िया, इसके अलावा 2005 में रीली ने मिसेज हेंडरसन प्रेजेंट्स और प्राइड एंड प्रेजुडिस जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाईं। रीली की पहली मुख्य भूमिका 2008 में हॉरर फिल्म ईडन लेक में आई थी और 2009 में उन्होंने प्राइम टाइम ब्रिटिश टेलीविजन पर एबव सस्पिशन में एक हाई प्रोफाइल भूमिका निभाई थी। रीली 3 प्रमुख फिल्मों में भी दिखाई दी, शर्लक होम्स, ट्राइएज और मी एंड ऑर्सन वेल्स। 2011 में रीली ने शर्लक होम्स ए गेम ऑफ शैडोज में मैरी वॉटसन, नी मॉर्स्टन की अपनी भूमिका दोहराई। 2012 में रीली ए सिंगल शॉट में सैम रॉकवेल के साथ दिखाई दी और डेंजल वाशिंगटन के साथ रॉबर्ट जेमेकिस की फ्लाइट में प्रमुख भूमिका निभाई। 2014 में रीली ने ग्रेग किन्नर के साथ फिल्म हेवन इज फॉर रियल और जॉन माइकल मैकडोनाग की फिल्म कैलवरी में अभिनय किया। उसी वर्ष रीली ने अल्पकालिक ABC सीरीज ब्लैक बॉक्स में कैथरीन ब्लैक के रूप में अभिनय किया, जो एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट है जो दुनिया से अपने स्वयं के द्विध्रुवी विकार को छुपाते हुए मस्तिष्क ब्लैक बॉक्स के रहस्यों की खोज और समाधान करती है। 2015 में रीली ने टेलीविजन सीरीज ट्रू डिटेक्टिव के दूसरे सीजन में जॉर्डन सेम्योन के रूप में अभिनय किया, जो विंस वॉन के किरदार फ्रैंक सेम्योन की पत्नी थी। उसी वर्ष रीली ने अमेरिकन एयरलाइंस थिएटर में हेरोल्ड पिंटर के नाटक ओल्ड टाइम्स में क्लाइव ओवेन और ईव बेस्ट के साथ अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। 10/11 2016 में उन्होंने बेस्टिल डे में सहायक भूमिका निभाई। 2017 में रीली ने स्काई टीवी के ब्रिटानिया में
ब्रिटेन पर रोमन आक्रमण का सामना करते हुए सेल्टिक क्वीन केरा की भूमिका निभाई। उन्हें पश्चिमी शैली की अमेरिकी श्रृंखला येलोस्टोन में प्रमुख महिला भूमिका में लिया गया था, जो पैरामाउंट नेटवर्क ड्रामा है जो 20 जून 2018 को शुरू हुआ था। रीली ने बेथ डटन की भूमिका निभाई है, जो जॉन डटन की बेटी है, जिसे केविन कॉस्टनर ने निभाया है। रीली और कॉस्टनर के चरित्र लगातार कई बाहरी दलों के साथ युद्ध में है, जो डटन की पारिवारिक भूमि पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं। 12. रिचर्ड मैकगायर, जन्म 1957, एक अमेरिकी लेखक है। 2, 3, 4, 5 उनके चित्र द न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यू यॉर्कर और ले मोंडे में प्रकाशित हुए हैं, और उनका काम म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट और मॉर्गन लाइब्रेरी एंड म्यूजियम के संग्रह में है। 6. उनकी कॉमिक हियर हाल के दशकों की सबसे प्रशंसित कॉमिक्स में से एक है, जिसका अपडेटेड ग्राफिक नॉवेल संस्करण दिसंबर 2014 में पैंथियन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। 7, 8, 9 रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा निर्देशित और टॉम हैंक्स और रॉबिन राइट द्वारा अभिनीत हियर का एक फिल्म रूपांतरण 2024 में रिलीज होने वाला है। 10. मैकगायर के शुरुआती करियर में वह 1980 के दशक के ईस्ट विलेज आर्ट सीन में एक स्ट्रीट आर्टिस्ट थे, एक समय जिसके दौरान वह बैंड लिक्विड के संस्थापक सदस्य और बासिस्ट भी थे। 3. जो अपने गाने कैवर्न के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे, जिसकी बास लाइन को अक्सर सैंपल किया गया है। 12. तो इस मूवी के बारे में जो भी अपडेट निकल कर आई थी वो मैंने आपको बता दी है। यदि आपको वीडियो आज की अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। आप भी किसी अपकमिंग मूवी के बारे में जानना चाहते हो या ओल्ड मूवी के बारे में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।